साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम। आज हम पोस्टमार्टम को लेकर आए हैं। ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी, और जो लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी और माइनॉरिटी जुड़े और एक नया जो भारत है उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उन चुनाव के बारे में और ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में जो उसने काम किया है, उसके क्या परिणाम हुए और दिल्ली में किस तरह से ओबीसी महासभा अपने काम को अंजाम दे रही है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे। और आप ध्यान से इस बात को देखिए कि किस तरह से ये सारी जो है जद्दोजहद जो है ओबीसी की चल रही है। तो आइए हम बात करते हैं ओबीसी महासभा के अध्यक्ष वीर सिंह बघेल जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको त्वरित जो टिप्पणी है चाहूंगा कि अभी जो 5 राज्यों में खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जो चुनाव हुए हैं और उसके जो परिणाम हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सारा मटेरियल इकट्ठा किया और आपने उसकी कोशिश की कि हम इस चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सभी साथियों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। रही बात चुनाव की, तो मैं 5 राज्यों के चुनाव की जो बात है आप पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश से लेकर चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या हमारा राजस्थान हो, सभी राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव प्रक्रिया पे लगातार प्रश्न उठ रहा है। हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, हम ये देखते हैं कि चुनाव संपूर्ण तरीके से एक साफ सुथरा चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर हम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में और इसकी देखरेख में अगर बात करें, तो 5 साल ओबीसी महासभा ने एक लगातार मेहनत की और लगातार मेहनत करने के बाद उसका जो परिणाम आया है, उसी का परिणाम जो आपने देखा है कल, जो ओबीसी समाज के जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है। हालांकि ओबीसी का पिछला भी मुख्यमंत्री ओबीसी का था, लेकिन उसने 5 साल 20 साल तक शासन में रहा, लेकिन ओबीसी समाज के लिए हमेशा एक कुठाराघात के तौर पर खड़े रहे। उम्मीद हमें इनसे भी रहेगी या नहीं रहेगी, इस विषय पे हम अभी नहीं कह सकते। रही बात परिणाम की, तो परिणाम में कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, पार्टियों की अगर बात करें, तो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी, सभी ने मेहनत की, लेकिन मेहनत का परिणाम उनके अनुरूप नहीं मिल पाया है। ये कहीं न कहीं इनकी मेहनत में कमी रही और मैं इस बात को मानता हूँ कि सिस्टम में भी कमी है। सिस्टम के साथ-साथ कुछ हमारी जो पार्टियां हैं, इनमें भी कमी रही है, तो इसलिए इनका परिणाम ठीक से नहीं आ पाया है। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया, जो चुनाव का जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, चाहे राजस्थान में, इसमें कहीं न कहीं जो अभी देखा सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी के जो 15-20,000 जो केस आए हैं, इनके कंप्लेंट आई है ईवीएम के खिलाफ, तो मैं कहता हूँ कि ये भी कहीं न कहीं एक ऐसा हो सकता है कि इस तरह, क्योंकि इसका एक रिजल्ट और मिला है देखने को। राजस्थान में कई प्रत्याशियों के खुद के पोलिंग बूथ पर उनका खुद का वोट नहीं मिला है। तो मैं एक बात को, ये बड़ा प्रश्न तो उठता ही है कि अगर उसके परिवार वाले वोट नहीं देंगे, उसके रिश्तेदार वोट नहीं देंगे, लेकिन खुद तो देगा, लेकिन उसके बूथ पर उसका खुद का वोट नहीं मिला। तो यहाँ पे लगभग सीधा सा एक हम आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में भी 100% गड़बड़ी हो सकती है। तो सर, ईवीएम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम लाना चाहती है। दूसरा जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय, और जो कभी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो भी ईवीएम के विषय में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और क्योंकि एक पक्ष में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी विपक्ष में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी जो ईवीएम पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, फिर आप सभी लोग जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या छोटे छोटे जो संगठन हैं, आप उसकी जो कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह किस आधार पर लगाते हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, चैनल के माध्यम से हम पूरे देश की जो आवाम है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ का जो चुनाव प्रक्रिया, राजनीति एक अलग टाइप की है। अदर कंट्रीज की राजनीति एक अलग टाइप की है और भारत की राजनीति कुछ अलग टाइप की है। यहाँ राजनीति चलती है जाति के आधार पर और जातिगत राजनीतिक समीकरण बनते हैं
इसलिए मैं सभी जातिगत बनते हैं, इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जो सामंतवादी लोग हैं, जो सत्ता में बने रहे हैं अभी तक और आगे भी रहना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि पक्ष भी हमारा हो और विपक्ष भी हमारा हो। इसलिए मुख्य रूप से जो कांग्रेस शासनकाल में जो ईवीएम को लाया गया था, मैं तो क्वेश्चन कांग्रेस पे ही उठाना चाहता हूँ कि आपने इस मशीन को लाई क्यों, और ये ला लिया है, इनकी मजबूरी हो गई है, इनकी मजबूरी हो गई है कि अब इसका विरोध खुल गया। हालांकि जो निचले, जैसे अभी दिग्विजय सिंह साहब अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं, कमलनाथ जी ने भी क्वेश्चन उठाया, लेकिन जो हमारी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो ईवीएम पर क्वेश्चन नहीं उठा पा रहा है। तो इसका कारण यही है कि वो लाया वही है, इसलिए नहीं उठा पा रहा है, लेकिन ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों ये अपना रखना चाहते हैं। अभी हमारी जो अदर्स पार्टी हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब इतना बुरी तरीके से हाईजैक हो चुका है सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारे लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना भय व्याप्त कर दिया गया है कि आपको मैं जेल में भर दूंगा, आपके ऊपर हम इतने आरोप लगा देंगे, आपको जेल में सड़ा देंगे। इस वजह से हमारा व्यक्ति इस जो आंदोलन है उसको पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को मैं कभी उम्मीद नहीं करता हूं कि कांग्रेस कभी भी ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि ये खेल जो खेला गया है वो कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया है। हाँ, अभी आपने कमलनाथ जी का नाम लिया, दिग्विजय सिंह का नाम लिया, मगर जब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, फिर तेलंगाना में ये पार्टी ईवीएम से ही जीतती हुई है, उस समय ना तो कमलनाथ बोलते हैं ना दिग्विजय सिंह बोलते हैं, तो क्या उनका ये बोलना कोई नैतिकता दर्शाता है क्या? देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि ये टेक्निकल का जमाना है और हम किसी भी मशीन की सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इस मशीन को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देखिए, जब लाखों किलोमीटर दूर हमारे जो नासा ने इनको सिस्टम को वहां से ऑपरेट किया है, लाखों किलोमीटर दूर चंद्रयान जो चल रहा था, तो मैं मानता हूँ कि ईवीएम मशीन कौन सी बड़ी बात है। ईवीएम मशीन को हैक कर सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे हैक करके निकाल दिए जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान में लेकर के कि इसको किस तरीके से आप साफ सुथरा मशीन बता रहे हैं, ऐसा हम बिल्कुल संभव नहीं मानते। और रही बात कांग्रेस की या मतलब अदर पार्टी जो बोलते हैं कि ईवीएम का यहाँ घपला क्यों नहीं, वहां घपला क्यों नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि सभी जगह उनका टारगेट फिक्स होता है, उनको एक कदम मतलब स्टेप बाय स्टेप उनका कदम होता है, उनका केवल अपना टारगेट होता है कि मुझे यहाँ पे चुनाव जीतना है और मुझे इतनी चीजों की आवश्यकता है, मुझे फालतू दिमाग नहीं लगाना है। तो अभी चुनाव आ रहा है 2025 की, ये सैंपल था और इन्होंने पास किया, अब जनता इसमें उलझ जाएगी, ये है। हम इसे ऐसा क्यों ना माने कि सियाने बिल्ली कम मानो। आप लोग जितना काम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी या दूसरे जो संगठन हैं, उन्होंने जितना काम करना चाहिए शायद वो उतना जमीन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके मुकाबले में जो आरएसएस है, उसके अनुसांगिक जो संगठन है, वो लगातार कहीं ना कहीं हर वर्ग के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपका जो क्वेश्चन है ठीक भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी रही, एक अलग बात है कि संसाधनों की कमी होने के कारण हमारा जो आंदोलन दिख नहीं पा रहा है, या हमारे आंदोलन को कहीं न कहीं दबाने का काम किया जा रहा है, हमारे लोगों पर झूठी एफआईआर लगाई जा रही है, हमारे लोगों को झूठा केस लगा करके जेल में डाला जाता है। तो इस ऐसी एक्टिविटी करने से क्या होता है, समाज में एक ऐसा मैसेज चला जाता है कि देखो उस व्यक्ति ने जरा सा आंदोलन किया, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप इसको देखिएगा कि लगातार हमारे महापुरुषों के साथ जो मारपीट हुई, कबीर साहब को कितना परेशान किया गया, रविदास साहब को तो मरवा दिया गया और तुकाराम साहब को मरवा दिया गया, जितने भी महापुरुष हुए सभी महापुरुषों के साथ अन्याय हुआ, इन्होंने किया। लेकिन अब आज का जो व्यक्ति है कहीं न कहीं कर रहा है आंदोलन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ कमी उनको हम सुधारने का काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इन सामंतवादियों को, जो सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उसको किसी भी एंगल पर हमारे समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, ये सारे लोग सम्मिलित होकर एक मंच पे आ रहे हैं। और उम्मीद करूंगा कि 2024 का जो चुनाव हुआ वो बहुत ही देखने लायक होगा। लेकिन हमारी लगातार प्रयास यही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो लगे हुए हैं, ईवीएम पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि ईवीएम को बंद करके
बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और हो सकता है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुआ तो 99 नहीं 101% इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारेगी। आप भी ओबीसी की बात करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं, दलित और आदिवासी समाज की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि भी हम आपको सत्ता में लाएंगे, सत्ता में बिठाएंगे। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके खासम खास अमित शाह ने जो काम करके दिखाया है, देखो आपको पता है कि इससे पहले भारत के जो राष्ट्रपति थे वो दलित समाज थे, उसके बाद आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्रपति अभी भी है हमारे यहाँ पर। उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में जो है वो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी समाज के बनाए गए, उससे पहले भी ओबीसी समाज के थे, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप जितना मर्जी कोसे, आप जितना मर्जी कुछ कहें, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार करके दिखा रही है कि देखिए हम आपसे बेटर हितैषी हैं, और ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग लगातार हम उनके लिए हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं, बल्कि हम करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नियत है, आपका जो प्रश्न है कि ये लोग करके दिखा रहे हैं या पूरी जो भी रहा है चुनाव प्रक्रियाओं में, मैं तो इस बात को मानता हूं कि ऐसा इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। उनका एक एजेंडा है कि हमें कहाँ कुछ कराना है, अभी झगड़ा कराना है, मारपीट करानी है, अभी चुनाव लोकसभा का आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बम धमाका भी हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का एक टेंडर भी लगा सकते हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि वो ओबीसी एससी एसटी समाज को प्रत्यक्ष रूप से सत्ता के बड़े सिंहासनों पर बिठा रहे हैं, राइट, जबकि आप अभी उन्हें सपने दिखा रहे हैं। तो वो सपने के साथ जाएं या वास्तविकता के साथ जाएं, ये सवाल ये है। देखिए मैं एक बात आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल बेस पे बोल देता हूँ कि मान लीजिए हमारे घर में कोई जानवर पाला जाता है, एग्जांपल बेस में हम कुत्ते का ही नाम ले देते हैं कि कुत्ता हम पालते हैं, तो कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा होता है, उसको हम बिस्किट भी खिलाते हैं, उसको दूध भी पिलाते हैं, उसको रोटी भी खिलाते हैं, उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, उसको अच्छे शैम्पू से नहलाते हैं, उसको अच्छे गद्दे पर सुलाते हैं और इतनी सारी फैसिलिटी सब उसको देते हैं, लेकिन उसके गले में एक पट्टा रहता है। तो वो पट्टाधारी लोग हैं, जो लोग आज शासन और प्रशासन जो शासन में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठ रहे हैं, वो एक पट्टेधारी लोग हैं, उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। नहीं, आप सीधा सीधा देखिए, हम देश के प्रधानमंत्री साहब को कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, आप अपने आप को ओबीसी माँ का बेटा बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको भारत में ओबीसी की जातिगत जनगणना करने में क्या दिक्कत है? नहीं करवा पा रहे हैं वो। और जहां जहां प्रदेश में, जैसे कि अभी बिहार में हुआ, साफ आंकड़े आए, तो जब बिहार में हुआ तो उसके उसके बीच में अर्जेंडा भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि भाई आप क्यों करा रहे हैं जातिगत जनगणना। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब ओबीसी के हैं आप, तो जनगणना कराने में क्या बुराई है आपको? इसी प्रकार से आप किसी भी स्टेट में देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। देखिए प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, इससे जाति की जो वैमनस्यता है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, जातिगत समाज बहुत तेजी से बढ़ेगा, इससे पूरे समाज में टूटन पैदा हो सकती है। तो वो तो समाज और देश को बचाने की बात कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे और उससे फिर टूट फूट हो जाएगी, सारा समाज बिखर जाएगा। फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपको प्रधानमंत्री की नियत में कोई खोट नजर आता है? मैं बताता हूँ, मैंने बता दिया कि जब आप इतने अच्छे साफ सुथरी छवि वाले हो, तो आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके ये क्यों कहते हो मैंने 27 ओबीसी के मंत्री बना दिए, ये क्यों कहते हो कि मैंने दलित राष्ट्रपति बना दिया? किस जातिवाद फैला कौन रहा है? आप बड़े बड़े होर्डिंग, हम तो एक छोटे से घर में बात बोलते हैं, आप तो इसको टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगा के दिखाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के दिखाते हैं कि हमने दलित मुख्यमंत्री बना दिया, हमने दलित, अभी भी चर्चा चल रही है कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में भी ओबीसी एससी का बनाने जा रहे हैं, और झारखंड में मैंने वो उसमें छत्तीसगढ़ में हमने आदिवासी मुख्यमंत्री। जातिवाद कौन फैला रहा है? जातिवाद तो तुम्हारे हर ग्रंथ में भरा पड़ा है। मैं ग्रंथ की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर अलग बात हो जाएगी, राजनीति से हट की बात हो जाएगी, लेकिन जातिवाद का जो नींव और फाउंडेशन भरी है वो तो आपने भरी है। तो मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के महोदय जी के द्वारा ये बात शोभा नहीं देगी, क्योंकि इस काम को बढ़ावा आप ही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में की 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, तभी भी आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाए, और आप तो हर बार बोलते हैं कि राष्ट्रपति हमने दलित बना दिया। तो कौन कह रहा है इस बात को? और लेकिन जब मैं बोलूं तो आपको बुरा लगता है, और आप बोले तो आपको अच्छा लगता है। तो मैं तो कहता हूं ये दोहरी नीति और ये दोगली नीति को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता।
अभी जैसा कि मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव की काटछाट हो जा गया है ताकि यादव समाज में अपनी जड़ को बनाया जा सके। अगर ये सही तरीके से चलते हैं तो आने वाले समय में आपको लगता है कि वो यादव समाज जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी से कम छिटका हुआ है, बहुत कम परसेंटेज है जो वहां तक पहुंचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि यादव मुख्यमंत्री का फर्क आने वाले समय में अखिलेश यादव की राजनीति पे भी पड़ेगा और तेजस्वी यादव की राजनीति पे भी पड़ेगा? देखिए, ये बात सत्य है कि इनकी जो नीति है वो ऐसी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ जमीन पर देखने को नहीं मिलेगा। न तो हम उत्तर प्रदेश की, देखिए ये पट्टेधारी लोग हैं और अखिलेश जी और तेजस्वी जी ये आजाद लोग हैं। ये जो फैसला लेते हैं वो सेल्फ लेते हैं, इनके ऊपर कोई आरएसएस का हाथ नहीं है, इनके ऊपर किसी ऐसे संगठन का हाथ नहीं है जो देशद्रोही और देश के लिए देश के लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का तोड़ इस दुनिया में अभी तक नहीं है यादव समाज के पास। ये बहुत एक क्रीम समाज के लोग हैं, ये क्रीम है। रही बात जो हमारे यादव समाज के मुख्यमंत्री महोदय जी बने हैं, तो मैं उनको कहता हूं वो अपने लेवल तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन फैसला लेने में वो बिल्कुल नाकाम है और ये चीज आपको 5 साल देखने को मिलेगी। और मैं बताता हूं यादव समाज के लिए, यादव समाज पूरा का पूरा अखिलेश जी के साथ है और पूरा का पूरा हमारा तेजस्वी यादव जी के साथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कितनी भी मेहनत करें, कितने भी झूठ एजेंडे बनाए, कितने भी कुछ करें, लेकिन अखिलेश जी का तोड़ इनके पास नहीं है और तेजस्वी यादव जी का तोड़ इनके पास बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं कि झूठ के जितने मर्जी एजेंडे बनाए, जितना मर्जी कुछ भी करें और वो आप उनका तोड़ नहीं निकालते, जबकि ये सत्यता है कि 2014 से लेकर फिर 2019 में लेकर फिर अभी 2024 तक में आकर तो लगातार अपने एजेंडों जितने वो एजेंडे बनाते हैं वो हर एजेंडे में लगातार कामयाब हो रहे हैं, लगातार सक्सेस हो रहे हैं, लगातार सफल हो रहे हैं और जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी छवि बन रही है जिसे लगता है कि तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में 2024 आ रहा है, 3 महीने बाद इलेक्शन है, 3 से 4 महीने बाद इलेक्शन, 3 महीने बाद तो ऑलरेडी इलेक्शन मोड में तो देश आ ही चुका है, तो 3-4 महीने बाद पूरी तरह से देश जो है इलेक्शन मोड में आ चुका होगा। अभी के जो हालात देखते हुए आपको क्या लगता है कि 2024 में कुछ करिश्मा हो पाएगा क्या? देखिए, आपका जो मैं बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर की छवि जो साफ है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि इनकी सिस्टम में जो छवि है वो साफ है, लोगों के अंदर साफ छवि नहीं है। और आप देख लीजिएगा 70% लोग इनकी नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने जो नीतियां बनाई हैं वो टोटल का टोटल SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के खिलाफ है। तो मैं मानता हूँ कि 80 से 85% ये समाज है, कुछ समाज के चेहरे को इन्होंने जो उठाया है उनके गले में पट्टा बांधकर, तो मैं मानता हूं कि उनकी ऐसे समाज से तुलना करना, एक मजबूत समाज है, एक स्वतंत्र समाज है और स्वतंत्रता का और गुलामी का जमीन और आसमान का अंतर होता है। मैं कहता हूं कि इनके सिस्टम पे जरूर इनका कब्जा है, बाकी दिमाग लोगों की मानसिकता पे, लोगों के साथ, लोगों के व्यवहार में ये लोग बिल्कुल है नहीं। हमने खूब गांव में जाकर के देखा है, हर क्षेत्र में देखा है, लोग पूरी तरीके से इनसे नाराज हैं, लेकिन सिस्टम पे इनका कब्जा है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोकसभा विधानसभा, कोई भी हमारा तंत्र है उस पर इनका जरूर कब्जा है। तो मैं चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब आपकी आवाज को कोई अधिकारी या नेता, प्रशासन और शासन न सुने तो आप संगठित होकर आप उस आवाज को रोड पे आकर के एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करें, तो आपकी आवाज को माना जाएगा और ऐसी जो इनकी जो नीतियां हैं, ऐसी नीतियों को हम कुचलने में कामयाब होंगे। इसका परिणाम 2024 में लोगों को मिलेगा। आपने संगठन की बात की है, तो अभी ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश की जो बागडोर है वो आपके हाथ में है और आपको क्या लगता है कि 2024 तक क्या आप करिश्मा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अभी किस तरह की यहाँ पर ओबीसी महासभा किस तरह से एक्ट कर रही है, किस तरह से कार्रवाई कर रही है, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ा रही है और जनता के बीच में ओबीसी महासभा का रिस्पॉन्स क्या है, जनता किस तरह से उनको देख रही है? 8 बजे से और 12 बजे तक हम डोर टू डोर कैंपेन करें विधानसभा वाइज, और 2024 तक हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम जा करके लोगों के साथ बैठ करके हम ये बात बोल रहे हैं कि ओबीसी के हक और अधिकार के लिए आपको समझना होगा, आपको ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना होगा जो आपके हक और अधिकार के लिए बोले। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली जो केजरीवाल सरकार है, ये भी पूरी तरीके से दिल्ली की ओबीसी समाज के साथ नहीं है। इसलिए हम लोग ये इसको बी टीम मानते हैं केजरीवाल जी को। केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ एक प्रोजेक्ट है, इसको हमें समझना होगा और जो SC ST OBC के लोग हैं वो दोबारा से हम अपने आप को मजबूत करेंगे और ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हम पूरे दिल्ली में एक ऐसा कैंपेनिंग कर रहे हैं जिससे हम अपने लोगों को समझाने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और ओबीसी जो कार्रवाई कर रही है, जो लगातार एक्ट कर रही है दिल्ली के अंदर, उसके विषय में और बाकी जो देश और दुनिया की राजनीति में जिस तरीके से हो रहा है और आने वाले 2024 में होने वाला है, उस सभी के विषय में आपने प्रकाश डाला। इसके लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद।